Welcome students. So today we are going to learn about Newton's law of gravitation. It is the one of the famous law which you learn in the physics. ग्रेविटी के बारे में हमने सुना है, जब भी ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो नीचे की तरफ ही आएगा. सो दिस वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ. तो बेसिकली कौन सा भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास पर्टिकुलर कुछ होगा वो अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होता है. दैट कंसेप्ट इज बेसिकली ग्रेविटी. इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. All material objects have a natural tendency to get attracted toward the earth. जो मेनी नेचुरल फिनोमेना है जो हम हमारे डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि एक कोकोनट होगा. ओके, फ्रॉम द कोकोनट ट्री हियर इज द कोकोनट इज फॉलिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटी. जो रेन ड्रॉप्स है, जब बारिश गिरेगा तो रेन ड्रॉप्स जो बेसिकली नीचे की तरफ ही आते हैं, वो भी होता है ग्रेविटी के वजह से. सो द दिस इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इट अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रेविटी इज द फिनोमेना विच वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ. यूनिवर्स में भी जब हम सोचते हैं कि ये जो हमारी गैलेक्सी है, हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, मिल्की वे गैलेक्सी. सो दिस इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी. ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक लॉर्ड्स से यहाँ पे मिल्की वे ये नाम साइंटिस्ट ने वहाँ पे दिया था. सो मिल्क जैसी एक हमारी जो गैलेक्सी दिखती है, बेसिकली उस तरह से उसका नेचर हमें दिखाई देता है, तो उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं. नियरेस्ट गैलेक्सी दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज देयर, एंड इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी अराउंड द सन देर आर सम प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग. उसे हम क्या कहते हैं? सोलार सिस्टम कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? सोलार, ओके, सोलार सिस्टम कहते हैं. तो सोलार सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है? बेसिकली वहाँ पे 8 प्लैनेट्स है. यहाँ पे सन है, तो ये मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऑल these planets are revolving around the sun. ये जो सब planets है ये सन के राउंड में घूमते हैं. तो बेसिकली ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स है उसे हम कहेंगे इनर प्लैनेट्स. ओके, इसे हम कहेंगे इनर प्लैनेट्स. और लास्ट के जो होंगे तो उसे हम आउटर प्लैनेट्स कहेंगे. ओके, उसे हम क्या कहेंगे? आउटर प्लैनेट्स. तो ये जो इनर प्लैनेट्स है और ये जो आउटर प्लैनेट्स है उनके बीच में एक यहाँ पे इस तरह का एक बेल्ट होता है. ओके, बेल्ट, कौन सा बेल्ट? एक बेल्ट वहाँ पे है, उसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं. कौन सा बेल्ट कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट. बेसिकली दिस बेल्ट इज मेड अप ऑफ ह्यूज रॉक्स. जो बहुत बहुत बड़े विशाल खड़क है उससे ये बेल्ट बना होता है. मार्स ग्रह, ये जो मार्स है ना, मार्स, और ये जो जुपिटर है उनके बीच में एक हमें ये बेल्ट दिखाई देता है, उसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं. ओके, सो दिस बेल्ट इज मेड अप ऑफ ह्यूज रॉक्स, okay, which are floating there. So basically you can say this is the force, gravitational force, or gravity is the force of attraction between the two objects which we experience in our daily life. जिस तरह से हमने यहाँ पे फिनोमेना देखे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो रेन ड्रॉप है ये भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे ये जो ट्री है, कौन सा ट्री है? ये कोकोनट का ट्री, यहाँ पे कोकोनट नीचे आ रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू द ग्रेविटी. बहुत बार आपने न्यूटन्स का जो एप्पल के रिलेटेड जो स्टोरी है वो हमने सुना है. यहाँ पे नीचे बैठा था न्यूटन और ऊपर से एप्पल गिर गया था. तो इसके बारे में हमने बहुत बार सुना है.
ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये स्कूल लेवल में है, 11th-12th में है, BSc MSc, एवरीवेयर यू हैव टू लर्न दिस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने पर्टिकुलर फॉर्म में ग्रेविटेशन के बारे में फॉर्मूला दिया है, लेकिन ग्रेविटेशन के बारे में पहले से ही लास्ट के 2-3 सेंचुरी से ही जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था। गैलीलियो, ओके, गैलीलियो के बारे में भी आपको मालूम होना जरूरी है। स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन का जो रेट है उसके बारे में गैलीलियो ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था। उसने बताया था कि उसने क्या किया, 2 बॉल लिए और उसे बेसिकली, गैलीलियो इज़ फ्रॉम इटली, वहाँ पे उन्होंने जो लीनिंग टावर ऑफ पिसा है वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पे 2 बॉल उसने छोड़े और जो दोनों बॉल एट द सेम रेट इट फॉल डाउन ऑन द अर्थ। फ्रॉम दैट ही मेंशन दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, इट हैज़ अ सेम रेट फॉर ऑल द बॉडीज विच आर हैविंग द डिफरेंट मासेस। उसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज मैथमेटिकली given by Newton, but before that last 2-3 centuries there were the experiments and the theoretical points which are mentioned by the different scientists. okay, तो ये जो ग्रेविटेशन के बारे में हम बचपन से सुनते आए कि ये जो एप्पल है ये नीचे गिरेगा, न्यूटन के ऊपर गिरता है और न्यूटन देखता है कि ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया, तब न्यू ग्रेविटेशन के बारे में समझ में आ गया। ये गलत बात है। ओके, दैट इज़ टोटली रॉन्ग, बिकॉज ये जस्ट ये बनाई हुई स्टोरी है, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें अभी बेसिकली यहाँ हम देख रहे हैं कि हाउ वी आर द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो हमारी सोलर सिस्टम है ये पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी की। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं? देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स। ओके, कौन कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। दीज आर द 8 प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, तो ये जो प्लैनेट्स है we can write for M for Mercury. Okay, this is Mercury, this is Venus, this is Earth. Okay, next is Mars, here is a Jupiter, next is Saturn, Uranus, और यहाँ पे है Neptune. Okay, so these are the 8 planets which are revolving around the sun. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो नेपच्यून है उसके बाद एक यहाँ पे एक और बेल्ट है, उसे हम कहते हैं कूपर बेल्ट। ओके, कूपर बेल्ट, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे ये नाम दिए होते हैं, तो यहाँ पे कूपर बेल्ट है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो ओट्स क्लाउड होता है। ओके, ओट्स क्लाउड। तो बेसिकली ये कूपर बेल्ट और ओट्स क्लाउड, यहाँ से यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे जो हेवी रॉक्स है वो वहाँ पे होंगे और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल होंगे, आइस के जो रॉक्स होंगे वो वहाँ पे होंगे। तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट आता है, कहाँ से? ये कूपर बेल्ट ओट क्लाउड से, तो ये ऑब्जेक्ट टूवर्ड द अर्थ क्या होगा? रिवॉल्व करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट होगा तो इस तरह से आगे आएगा, यहाँ पे सन की तरफ आएगा, ये घूमते घूमते यहाँ से ये नीचे जाएगा। लेकिन ये जब आता है तो इसे इस तरह का ये एक टेल दिखाई देता है हमें। ओके, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है? इसे हम कॉमेट कहते हैं। ओके, कॉमेट, कॉमेट का मतलब होता है धूमकेतु। ओके, कॉमेट को हम क्या कहते हैं? धूमकेतु। ओके, तो ये जो धूमकेतु होते हैं ये यहाँ सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटी। एंड यहाँ पे हमने देखा ये जो नीचे उसके बैक साइड को ये जो है ये क्या है? टेल होती है। तो ये जो धूमकेतु है उसे टेल क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि बेसिकली ये धूमकेतु होता है
आइस के रॉक का होता है। ओके, तो जब वो सन की तरफ आएगा तो ड्यू टू द हीट ऑफ सन यहाँ पे उसे एक टेल तैयार होंगी। तो ये धूमकेतु इस तरह से यहाँ आते हैं। ओके, यहाँ पे भी हम टेल दिखाएंगे। तो ये इस तरह से रिवॉल्व करते करते वापस चले जाते हैं, बाद में और आते हैं। तो इस तरह इनका कंटिन्यू साइकिल चालू रहता है। ओके, तो ये जो धूमकेतु यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे रिवॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये सब हो रहा है ग्रेविटी के वजह से। ओके, सो बिफोर गोइंग टू लर्न Newton's law of gravitation, we are learning about the facts which are related to the gravity and solar system. Okay, तो हेले नाम का धूमकेतु होता है, हेले। तो ये जो धूमकेतु होता है हर 76 ईयर्स के बाद आता है। नेक्स्ट जो धूमकेतु आएगा वो 2061 में आएगा। तो आप सबको ये धूमकेतु अच्छी तरह से देखना है। 2061 में ये धूमकेतु आएगा। और हेले छोड़ के भी बहुत सारे धूमकेतु आते हैं। ओके, अभी रिसेंटली जो धूमकेतु आया है लव जॉय नाम का, आइसॉन नाम का, ये अलग अलग तरह के जो धूमकेतु होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ओके, बेसिकली कुपर बेल्ट से जो धूमकेतु आते हैं वापस जाते हैं। कुछ ओर्स क्लाउड से जो आते हैं समटाइम्स इट ब्लास्ट नियर द सन के पास आने के बाद उनका ब्लास्ट भी होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारी सोलर सिस्टम। यहाँ पे हम देखते हैं दीज आर द 8 प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी, दूसरा प्लैनेट है वीनस, तीसरा अर्थ, मार्स 4 नंबर को, जुपिटर 5 नंबर को, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। जुपिटर ग्रह जो है, गुरु जिसे हम कहते हैं, गुरु का भी हम संस्कृत मराठी में जो मीनिंग है क्या कहते हैं, हेवी, जो जड़ होता है, जो हेवी होता है, यानी दैट इज द बिगेस्ट प्लैनेट। ओके, तो उसे हम जुपिटर कहते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स हैं इनके जो नाम हैं ये भी आप अच्छी तरह से यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो उसके बारे में भी अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो यहाँ हमने देखा कि ये जो प्लैनेट्स है कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो उसे आप किस तरह से शॉर्टकट के फॉर्म में ध्यान रखेंगे ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। मर्क्यूरी, ओके, तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून देयर। So there is a shortcut phrase for this. My very educated mother just show us nice planets. Okay, so just try to understand what I am giving you. ये शॉर्टकट हमने यहाँ पे जो बनाया है, तो ये जो एम नाम का जो प्लैनेट है मर्क्यूरी, ये वी नाम का जो प्लैनेट है वीनस, इसके लिए हमने जो शॉर्टकट बनाया है एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वीनस। तो माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नाइस प्लैनेट्स, ये जो लाइन है, ये जो फ्रेज है, उससे हम यहाँ पे प्लैनेट्स के नाम जो है इंग्लिश में याद रख सकते हैं। ओके, सो and if you have to remember this in Hindi or Marathi, then what you can do, let's see here. Okay, so I will erase this. Now you can see here, मर्क्यूरी जो होता है वो क्या है, बुध नाम का ग्रह है। वीनस जो है वो क्या है, शुक्र है। ओके, अर्थ जो है उसे पृथ्वी हम कहते हैं, मार्स है मंगल है। ओके, जुपिटर जो है गुरु नाम का ग्रह है, सैटर्न जो है शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। ओके, तो हमें सब डेज के नाम मालूम है। तो नाउ फॉर द पर्टिकुलर टाइम लेट्स कंसीडर, अर्थ को हम अभी कंसीडर करेंगे, संडे कंसीडर करेंगे, रविवार कंसीडर करेंगे, अर्थ को हम अभी संडे कंसीडर करेंगे। ये मर्क्यूरी नाम का जो ग्रह है बुध, उसके बाद हम
बुध के बाद बुधवार के बाद हम गुरुवार को छोड़ देंगे। फिर बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद हम शनि को छोड़ देंगे। बाद में रवि है, अभी हमने पृथ्वी को रविवार कंसीडर किया है। उसके बाद सोमवार को छोड़ देंगे। फिर बाद में मंगल है और उसके बाद हम बुधवार को छोड़ देंगे। बाद में गुरु है, गुरुवार के बाद हम शुक्रवार को छोड़ देंगे। बाद में शनि है। तो इस तरह से आप ये हिंदी में भी मराठी में भी इसका शॉर्टकट जो है ये ध्यान में रख सकते हैं कि किस तरह से ये जो 8 प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व होते हैं। ओके, सो दीज आर द 8 प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो दिस इज द वे विच यू हैव टू रिमेंबर। इंग्लिश में हमने शॉर्टकट लिया है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नाइस प्लैनेट्स। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, उस सेंटेंस से आप इंग्लिश में भी ग्रह। सो बेसिकली ये दैट इज द जनरल idea about how to remember planets and their names. Okay, it's a very interesting concept, therefore I have explained this. Now we are going to learn about Newton's law of gravitation. Okay, so अभी हम देखेंगे Newton's law of gravitation. So when we are discussing about Newton's law of gravitation, the first thing which you have to remember is that this law is applicable for the point masses. Let's consider here is a mass and here is another mass. Okay, यहाँ पे जो है उसे हमने m1 से किया है और यहाँ जो उसका मास है m2 से डिनोट किया है। तो यहाँ सेंटर से आपको इस पॉइंट मास हम दिखा रहे हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू masses is shown by here r। और ये जो m1 मास है ये पर्टिकुलरली m2 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हम दिखाएंगे F12 से। ओके, और ये जो m2 वाला जो मास है, जो पार्टिकल है, वो m1 मास के पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हम दिखाएंगे F21 से। ओके, सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट m1 and m2 are the masses and r is the distance between them. So when we are writing the statement of the Newton's law of gravitation, that is every particle of matter attracts every other particle of matter with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so this is the Newton's law of gravitation. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद द फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं, तो हमने ये ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, इसका जो मास है ये m1 था। ओके, इसका जो मास है ये m1 था। दूसरा एक जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है m2 है। तो m1 मास और m2 मास, ये दो मास हमारे पास है। और यहाँ पे दो पार्टिकल जो है, ये दो पार्टिकल के सेंटर में से जो डिस्टेंस हमने डिनोट किया है वो हमने r से डिनोट किया है। हियर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम F से दिखा रहे हैं, F12 F21,
that are the forces which are exerted by the each other particle. But here the gravitational, that is the resultant gravitational force, is directly proportional to the product of their masses, and this force is inversely proportional to the square of the distance between them. So let's consider this is equation 1 and this is equation 2. From 1 and 2 we can write F is directly proportional to the m1 m2 and inversely proportional to the r square. ओके तो हमारे पास अभी इक्वेशन 1 था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यानी इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम यहाँ पे एफ से डिनोट कर रहे हैं, ये कब इंक्रीज होगा? जब मास का प्रोडक्ट यानी दोनों पार्टिकल का मास जब इंक्रीज होगा तब वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ है समानुपाती, यानी फोर्स बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. In case of inversely proportional, you have to understand that when the distance will increase, that time the gravitational force will be decrease. ओके जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये जो r जो है, ये जो दो ऑब्जेक्ट के मास में का जो डिस्टेंस है वो r जो है, जब वो इंक्रीज होगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डिक्रीज. So this shows that directly and inversely proportional. And from equation 1 and 2 we have written that F is directly proportional m1 m2 and inversely proportional to r square. So this sign, this is the sign of proportionality. ये जो साइन है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. इसे जब हमें निकालना है तो यहाँ पे एक हमें कांस्टेंट लेना है जिसे हम कैपिटल G से डिनोट कर रहे हैं. सो दिस लॉ बिकम्स F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर. Okay, F is equal to G m1 m2 by r square. So this is known as the Newton's law of gravitation. तो इसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. बहुत ही इजी लॉ है. F is equal to G, F is equal to G m1 m2 divided by r square. So this you have to remember that here capital G, तो इसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रहे हैं. ओके तो यहाँ पे जो कैपिटल जी आया है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. बहुत ही कम वैल्यू है, 10⁻⁻11 है. तो बेसिकली हियर जस्ट रिमेंबर दैट वन थिंग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन्स द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी विल बी सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. वेरेवर यू गो, that value of G you have to take 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अभी ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जो MKS यूनिट किस तरह से आया है इसके बारे में हम अभी देखेंगे. सो वी हैव F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर. ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है, इसमें जो कैपिटल जी है उसके लिए अभी हम एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं. इसे हम लिख सकते हैं FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. जो डिवीजन में r स्क्वायर था उसे मैं ऊपर लेके गया हूँ, m1 m2 मल्टीप्लिकेशन में थे वो नीचे आ गए हैं. तो यहाँ पे जो अभी कैपिटल जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो जी के लिए हमें फॉर्मूला मिला है FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. तो अभी जो फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, और जो r स्क्वायर है तो r डिस्टेंस है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा मीटर स्क्वायर, और m1 m2 के लिए हमें लिखना पड़ेगा किलोग्राम स्क्वायर. सो दिस इज जी, कैपिटल जी. इसका ये जो हमें मिला है ये MKS यूनिट मिला है. कौन सा यूनिट है ये? MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड. जो पहला चैप्टर हमने देखा है उसमें इसके बारे में हमने मेंशन किया था. और इसका जब हम CGS यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके CGS यूनिट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पे न्यूटन का लेना पड़ेगा डाइन, और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम स्क्वायर का हो जाएगा ग्राम स्क्वायर. ओके इस तरह से हम जो कैपिटल जी है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो उसका MKS और CGS यूनिट इस तरह से हमें मिलता है। नाउ लेट्स फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैपिटल G। अभी हमें फॉर्मूला मिला था G इज इक्वल टू FR² डिवाइडेड बाय M1 M2। तो यहाँ पे जो F है फोर्स है उसके डायमेंशन है L1 M1 T-2। फोर्स के डायमेंशन दैट इज L1 M1 T-2 जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था। R का स्क्वायर है, R तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम लेंथ कंसिडर करते हैं तो लेंथ का स्क्वायर होगा यहाँ पे। M1 and M2 are the two masses, therefore it will be M2। तो यहाँ पे जो L1 है और L2 है वो हो जाएगा L3, यहाँ पे M1 है T-2 है, ये जो M2 नीचे है वो ऊपर जाने के बाद ये हो जाएंगे -2। सो दिस विल बी L3। ये M+1 और M-2 इसके लिए हम लिखेंगे M-1 और यहाँ पे T-2। तो इस तरह से हमें जो कैपिटल G है उसके जो डायमेंशंस है वो मिलते हैं L3 M-1 T-2। ओके, L3 M-1 T-2। So these are the dimensions of the यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है कैपिटल G इसके बारे में हमने अभी यहाँ पे देखा है। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड Newton's law of gravitation in detail. Okay, now we will see what is the basic difference between the capital G and small g. For that we will take one small concept, that is, see here, acceleration due to gravity. Next concept, acceleration due to gravity on the surface of earth, on the सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमेशा हमने जी का वैल्यू लिया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्कूल लेवल में जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो ये वैल्यू हम लेते हैं। ये कैसे आता है और ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है ये अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बेसिकली वेट ऑफ द बॉडी, ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट वी आर लर्निंग। वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। okay, weight of the body is equal to the gravitational force। जो बॉडी का वेट है उसका फॉर्मूला होता है mg। ओके, mg और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो अभी इसे ही हम m1 m2 बाय आर स्क्वायर को कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से दिखाएंगे। सो नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, सर वाई M1 M2 को अभी रिप्लेस किया, क्यों किया? तो बेसिकली यहाँ पे कैपिटल M से हमने अर्थ का मास डिनोट किया है और जो स्मॉल m है उससे हमने जो ऑब्जेक्ट का मास है वो हमने डिनोट किया है। तो जो दो मास है m और स्मॉल m उसमें जो लॉ हमने दिखाया है तो ये आएगा Gmm by r square. Okay, so basically weight of the body is the gravitational force acting on the body by the earth. Now this m and this m will get cancelled, यानी जो मास था हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट का मास जो हमने स्मॉल m से डिनोट किया था वो अभी कैंसिल हो गया है। तो यहाँ हमारे पास स्मॉल g है, तो स्मॉल g इज इक्वल टू Gm बाय आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे जो कैपिटल G होता है उसका वैल्यू हमें मालूम है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जो कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम और जो R है उसका वैल्यू है 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर। ओके, ये सब वैल्यू हमें मालूम है। ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसका वैल्यू मिलता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली जो कैपिटल G है और जो स्मॉल g है
वहाँ डिफरेंस ये है कि कैपिटल जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, और इसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो स्मॉल जी और कैपिटल जी है, यहाँ पे ये जो कैपिटल जी का वैल्यू हम यूज़ करते हैं 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो इसका वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। कैपिटल जी is universal constant, its value is constant, okay, but small g का वैल्यू जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट्स ऑलवेज चेंजेस, ओके। तो यहाँ पे जो स्मॉल जी है, कैपिटल जी है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। स्मॉल जी का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब आप मून पर जाओगे तो मून पर जाने के बाद आपका स्मॉल जी का वैल्यू वो घट जाएगा, दैट विल बी 9.8 के 6 टाइम ये घट जाता है। तो 9.8 डिवाइड बाय 6 जब हम करते हैं तो वो मून पे मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है, हम एक कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में देखते हैं। कैपिटल जी के जो डायमेंशन है L3 M-1 T-2 है। स्मॉल जी के डायमेंशन L1 M0 T-2 है। जो एक्सेलरेशन के जो डायमेंशन है वो होते हैं स्मॉल जी के। बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये ग्रेविटी के वजह से होने वाला एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं, okay. So this is how we learn about gravitation, Newton's law of gravitation.